नमस्कार मित्रों, मैं राहुल देव बेस्ट स्टडी विद दीपांजलि क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम कुछ ऐसे टॉपिक पर फोकस करते हैं जिसमें परीक्षा की दृष्टि से अक्सर क्वेश्चन बनता है। उस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स ऐसे देशों का समूह है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देशों का संगठन है। ज़्यादातर इसमें भागीदारी विकासशील देशों का ही है। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की ब्रिक्स के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भागीदारी की। अभी हाल ही में 23 और 24 जून को 14वां वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसके कुछ फैक्ट तथ्यों पर हम ध्यान देते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहता हूँ ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में किए गए। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको अपने कॉपी में नोट करते जाइए। मैं सीरियल वाइज से आपको बताता जा रहा हूँ। तो जैसा कि ब्रिक्स नाम का जो 5 देशों का पार्टिसिपेट है, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्राज़ील। पॉइंट बाई आप नोट करते जाइए। रूस, इंडिया, चाइना और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने इसमें सहयोग किया। दक्षिण अफ्रीका को मिलाकर टोटल ब्रिक्स में 5 देशों का पार्टिसिपेट है। इन 5 देशों का नाम तो मैंने आपको बता दिया, बट महत्वपूर्ण ये है कि जो अभी क्वेश्चन में बनेगा एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि ब्रिक्स देशों के में जो ब्राज़ील है या रसिया है या इंडिया है या दक्षिण अफ्रीका है, इसमें उस देश के कौन से नेता ने पार्टिसिपेट किया। तो उस दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूँ 14वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जो संपन्न हुआ, उसमें 1 बाय 1 बताना चाहता हूँ। ब्रिक्स के ब्राज़ील देश से जो पार्टिसिपेट किए, वहाँ के जो प्रमुख नेता थे ब्राज़ील के, वो थे जायर बोल्सोनारो। रूस के थे व्लादिमीर पुतिन। हमारे इंडिया के श्री नरेंद्र मोदी। चाइना के शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा थे। ये 5 ब्रिक्स के प्रमुख नेताओं ने अपनी सहभागिता देकर 14वां शिखर सम्मेलन को संपन्न किया। तो जो फैक्ट की दृष्टि से है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो अभी हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, उसकी थीम थी वैश्विक विकास के लिए नए दौर के लिए, वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की
ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा देना। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा देना। अभी जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन चल रहा था, ब्रिक्स की अध्यक्षता अभी चीन के पास ही है। हाल ही में लॉकडाउन में जो वर्चुअल मीटिंग संपन्न हुआ ब्रिक्स का, उसमें 2 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे ब्रिक्स के नेताओं के द्वारा, जिससे ब्रिक्स को देशों को मजबूती प्रदान किया जा सके। उस मजबूती के आधार पर ब्रिक्स के देशों के द्वारा आपस में जो सहयोग प्रदान किया जाएगा, उसमें प्रमुख थे ब्रिक्स देशों के द्वारा कृत्रिम उपग्रह डाटा ब्रिक्स देशों के आपस में शेयर करें। यानी ब्रिक्स के जितने भी देश हैं वो कृत्रिम उपग्रह जो भेजे जाते हैं सैटेलाइट के द्वारा, उनके जो डाटा होंगे एक दूसरे के देश आपस में शेयर करेंगे। इससे ब्रिक्स के जितने भी देश हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ेंगे और विकसित देशों के समकक्ष अपने आप को एक मजबूती प्रदान करेंगे। तो कृत्रिम उपग्रह डाटा के द्वारा ब्रिक्स देश आपस में सहयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट है, इसे एग्जाम के दृष्टि से एक प्रकार से इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो हाल ही में ब्रिक्स उपग्रह भेजे गए हैं या ब्रिक्स डाटा शेयर किए गए हैं, उसमें कौन कौन से देश शामिल नहीं हैं। तो आपको सीधा सा आंसर है, ब्रिक्स देश में 5 देश की भागीदारी होती है। तो 5 देश का ऑप्शन आपको देखना है। अगर उस 5 देश के सिवाय जैसे कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका के साथ जो भी नहीं रहेगा वो उसमें आपको सिलेक्ट करना है। एक दूसरा फैक्ट, लॉकडाउन के पीरियड में जो भी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जो ब्रिक्स देशों के फार्मा प्रोडक्ट हैं, दवाइयाँ हैं, दवाइयों के क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं उनको एक दूसरे के देश के द्वारा मान्यता दिया जाएगा। जैसे कि भारत की दवा को ब्राज़ील में, ब्राज़ील की दवा को चाइना में, चाइना की दवा को दक्षिण अफ्रीका में, या फिर रूस के दवा को इंडिया में मान्यता दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो दवाइयाँ भारत में नहीं मिल रही हैं आसानी से, वो हम ब्रिक्स देशों से ला सकते हैं, या ब्रिक्स देश जो दवाइयाँ अपने क्षेत्र अपने देश में नहीं पा रहे हैं वो भारत से ले सकते। इससे भारत में दवा का क्षेत्र, दवाइयों के क्षेत्र में जो महंगाई है या फिर जो हमको आसानी से सस्ते दामों में नहीं मिलते, वो हम दूसरे देशों से ला करके उसको बाज़ार में सस्ते दामों पे उतार सकते हैं। इस तरीके से हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। तो हमारा सबसे फैक्ट तथ्य जो है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो हम आपको बताना चाहते हैं ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन एक्तेरेन रूस में संपन्न हुआ। प्रथम सम्मेलन ब्रिक्स का एक्तेरेन वर्ग रूस में संपन्न हुआ। ब्रिक्स में शामिल होने वाला हाल ही में जो 5वां अंतिम देश था वो साउथ अफ्रीका था। 5वां अंतिम देश दक्षिण अफ्रीका जो 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ। दूसरा क्वेश्चन ब्रिक्स के हिसाब से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ब्रिक्स शब्द के प्रतिपादक कौन थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया है, तो इस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रिक्स के प्रतिपादक जो हैं वो जिम ओ'नील हैं। ब्रिक्स शब्द के प्रतिपादक जो हैं वो जिम ओ'नील हैं।
ये रसिया के हैं, रूस के हैं, जो 2001 में अपना शब्द को प्रतिपादित किए थे। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष होती है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स के नामों के क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता चाइना के पास है, तो ब्रिक्स के नाम के अनुसार चाइना के बाद दक्षिण अफ्रीका आता है। तो आने वाले समय में जो भी शिखर सम्मेलन होगा, वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा, इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास जाएगी ब्रिक्स के नामों के क्रमानुसार। हालांकि अभी जो भी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन हो रहे हैं लॉकडाउन के बाद, वो अधिकांशतः वर्चुअल माध्यम से ही संपन्न कराए जा रहे हैं कोरोना को देखते हुए। इससे क्या होता है कि इसके दो फायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि जो देश के संसाधन हैं, जो भी वर्चुअल माध्यम से होता है उसमें जो खर्चे होते हैं वो बच जाते हैं ज़्यादातर। वर्चुअल माध्यम से होने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जो देश के नेता हैं, जो विमान से जाते हैं या फिर उनके साथ जो उनके सहयोगी होते हैं, जो पत्रकार होते हैं या फिर जो मेन राइटर होते हैं, उनको भी एक विमान में ले जाया जाता है। इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है या फिर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, उससे कुछ हद तक राहत मिलती है। दूसरे पॉइंट पे हम जाएंगे तो एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या, आप नोट कर लीजिए इसको, ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या जो है वो दुनिया की आबादी का 40% है। हालांकि इसमें ज़्यादातर विकासशील देश ही आते हैं। तो इस दृष्टि से ब्रिक्स का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख तत्वों की ओर ध्यान देते हैं तो हम ब्रिक्स के स्थापना का उद्देश्य आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, ब्रिक्स की स्थापना जो प्रमुख देशों द्वारा की गई, उसमें सबसे पहला उद्देश्य यही था, ब्रिक्स देश इसके माध्यम से एक अस्थायी, आप नोट करते जाइए, ब्रिक्स के स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हेडिंग डाल के, कि इसके सबसे पहले उद्देश्य था अधिक अस्थायी, विश्व के देश विकासशील देश हैं उसमें जो अर्थव्यवस्था हो वो अधिक अस्थायी हो, न्याय संगत हो। न्याय संगत का मतलब है कि एक दूसरे के देशों को पक्षपात ना किया जाए किसी भी क्षेत्र को लेकर, उसमें न्याय संगत बना रहे। अलग अलग देशों के बीच व्यापक सहयोग हो, जैसे कि मैंने आपको बताया सहयोग के माध्यम से ही अभी हाल ही में जो देशों के द्वारा कृत्रिम उपग्रह और फार्मा प्रोडक्ट के क्षेत्र में सहयोग किया गया। तो इस दृष्टि से अधिक अस्थायी, न्याय संगत तथा अलग अलग देशों के बीच व्यापक सहयोग की भावना हो। ब्रिक्स देश आर्थिक विकास पर ध्यान रखना, ब्रिक्स देश अपने विकास को आगे बढ़ाएं जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत सहयोग दे सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ब्रिक्स को शुरू किया गया उसके प्रमुख उद्देश्य में 2008 का वैश्विक आर्थिक मंदी है। 2008 का वैश्विक आर्थिक मंदी है जिसका शुरुआत अमेरिका में हुआ। इसका प्रभाव तमाम वैश्विक संगठनों, वैश्विक आर्थिक संकट का प्रभाव तमाम वैश्विक संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF,
एशियन डेवलपमेंट बैंक संगठनों पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पड़ा। अमेरिका और यूरोप का वर्चस्व रहा। फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ब्रिक्स को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट था, जिसका शुरुआत अमेरिका में हुआ। तमाम वैश्विक संगठन पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अमेरिका यूरोप का वर्चस्व रहा। अतः इस वर्चस्व से निपटने के लिए ब्रिक्स की स्थापना की गई। इस वर्चस्व से निपटने के लिए एक प्रकार से इसे तानाशाही भी कह सकते हैं। इस तानाशाही या वर्चस्व से निपटने के लिए ब्रिक्स की स्थापना की गई। एक फैक्ट के दृष्टि से नोट डाउन करके आप नोट कर लीजिए मित्रों, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बताता हूँ। ब्रिक्स के चौथे शिखर सम्मेलन में भारत के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हेतु प्रस्ताव रखा गया तथा 6वें शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2014 को ब्राज़ील में इसे बनने की सहमति सभी ब्रिक्स देशों द्वारा दे दिया गया। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना हेतु भारत ने चौथे शिखर सम्मेलन में इसका प्रस्ताव रखा गया तथा प्रस्ताव रखने के बाद 6वें शिखर सम्मेलन में 15 जुलाई 2014 को ब्राज़ील में न्यू डेवलपमेंट बैंक बनने की सहमति सभी ब्रिक्स देशों के द्वारा दे दिया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यू डेवलपमेंट बैंक के उद्देश्य क्या हैं। इसके प्रमुख उद्देश्यों में पहला है ब्रिक्स देश तथा अन्य उभरती विकासशील अर्थव्यवस्था की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना, जैसे एमएसएमई के क्षेत्र में हो गया। रिपीट करना चाहता हूँ, ब्रिक्स देश तथा अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्था की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए, जैसे एमएसएमई हो गया, वित्तीय संसाधन जुटाना। दूसरा, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। सहयोग के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक उनको ऋण देगी। ऋण देने में अक्सर होता है कि जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, थोड़ा सा पक्षपात किया जाता है। देशों के अर्थव्यवस्था को देखते हुए उन्हें ऋण दिया जाता है। हालांकि न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो इसके देश हैं, जैसे ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, इसके देशों को ऋण देने में किसी तरीके का पक्षपात नहीं किया जाएगा।